नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि तेजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 14 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार निफ्टी में पॉजिटिव साइड पर यानी कि हरे निशान के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रही है। इस तेजी के क्या मायने हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, अब किन शेयरों में खरीदारी या बिकवाली करने के मौके हैं, ये समझते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। अभी संदीप जी सुप्रभात। तो मार्केट को आप सर कैसे रीड कर रहे हैं, क्योंकि 14 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार हरे निशान के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम कल के सेशन को रीड करने की कोशिश करें तो रेंज जो है मार्केट की वो स्क्वीज होती हुई नजर आ रही है। छोटे दायरे में ही ट्रेड होता हुआ दिखा। 100 अंकों से भी कम दायरे में हमने देखा निफ्टी में कल के सेशन में ट्रेड देखने को मिला और एकदम सपाट केवल 1 अंक की मजबूती के साथ निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स 4 अंक गिर के बंद हुआ। बैंक निफ्टी में जरूर हमने देखा अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली। बैंक निफ्टी में करीब करीब 250 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिल रही है। अच्छी बात यह है कि निफ्टी में लगातार दूसरे दिन जो 25,250 का लेवल है उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग देखने को मिल रही है और बाजार में जो तेज़ी का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं जारी है, लेकिन हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। कल का सेशन अगर आप देखें 25,321 का हाई लगाया था निफ्टी ने और वहां से करीब 42 अंक गिर के बंद हुआ। नो डाउट ग्रीन में बंद हुआ, लेकिन ओवरऑल देखें तो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी पे भी साफ तौर पे नजर आ रही थी। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है तो लोअर लेवल से हमने देखा बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला। रिकवरी जो थी वो करीब करीब 450 अंकों की थी, क्योंकि दिन के दौरान हमने देखा 51,250 के भी नीचे बैंक निफ्टी फिसल गया था, लेकिन जो क्लोजिंग हुई है वो लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी के साथ देखने को मिली। और खास तौर पे अगर आप चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का तो कारोबार का जो आखिरी घंटा था, जिस तरह का हमने परसों के सेशन में जियो फाइनेंशियल का चार्ट देखा था, हूबहू वैसा ही चार्ट आप देखिए कल के सेशन में बैंक निफ्टी का बनता हुआ दिखा है। आखिरी कारोबारी घंटे में अगर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त एक स्पाइक आता हुआ दिखा है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुए। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की है बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है। तो आप देखिए कारोबार के आखिरी घंटे में जो एक रिकवरी है वो मार्केट्स में साफ तौर पे देखने को मिली है। सर, पहले अगर मैं निफ्टी से शुरुआत करूं तो 25,300 के ऊपर हम 2 दिन से जा तो रहे हैं, इंटरडे में तो छू रहे हैं वो लेवल, लेकिन उसके ऊपर बंद नहीं हो पा रहे हैं। तो 25,300 के ऊपर जो क्लोजिंग नहीं हो पा रही है, निफ्टी नहीं टिक पा रहा है, इसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? संदीप जी, लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी, जब ये बात हुई थी, निफ्टी में वो मोमेंटम नहीं है। निफ्टी कंटिन्यूअसली एक स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने में और स्टॉक्स उतने ही नीचे जा रहे हैं। निफ्टी में अभी भी चाल वही सेम है कि निफ्टी ऊपर जाने में काफी स्ट्रगल कर रहा है। मैक्सिमम 10 20 30 पॉइंट्स की रेंज में रह जाता है ओपन होने के बाद। बट अब कल की जो फिर निफ्टी की एक्सपायरी हुई है उसके बाद क्लियर कट नजर आ रहा है कि गियर का थोड़ा शिफ्ट हुआ है बैंक निफ्टी की तरफ। और बैंक निफ्टी में काफी शॉर्ट्स फंस चुके हैं कल के मुंह के बाद। और बैंक निफ्टी की चूंकि आज वीकली एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी एक ड्राइविंग सीट पर रहेगा और बैंक निफ्टी हो सकता है मार्केट को स्टेबल करता हुआ नजर आए। एटलीस्ट इन बैंक निफ्टी का इंडेक्स ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। मुझे लग रहा है 52,200 तक बैंक निफ्टी में एक रैली एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि क्लियरली डेटा शिफ्ट हुआ है बैंक निफ्टी में पॉजिटिव डेटा आया है और शॉर्ट्स काफी फंस चुके हैं। निफ्टी अभी भी साइडवेज कंसोलिडेशन में है। काफी बड़े आप कह सकते हैं ट्रिगर अभी भी निफ्टी के लिए कंसोलिडेशन के ही बने हुए हैं। पर अगर मार्केट को यहाँ से अच्छा करना है तो बैंक निफ्टी ड्राइविंग सीट पर रहेगा। और मोस्टली मुझे लग रहा है जिस हिसाब से स्ट्रक्चर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक का नजर आया, इवन कोटक बैंक में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। इवन एसबीआई भी अपने एक इंट्राडे ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है बैंक्स और एनबीएफसीज ये फ्लेवर ऑफ द डे रह सकते हैं और वहां से एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो मार्केट में हमने देखा है कि फाइनेंशियल्स की और या बैंकिंग शेयरों में हम देख रहे हैं कि जो मोमेंटम है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। सर, आपने मेरे अगले सवाल का जवाब भी दे दिया, आपने बैंकों की भी बात कर दी। तो फिर क्या आईसीआईसी खरीदें, एचडीएफसी बैंक खरीदें या फिर एसबीआई खरीदें? कौन सा बैंक है जो कि ज़्यादा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पिछले 2-3 दिन में अगर आप देखेंगे तो इंडसइंड सपोर्ट कर रहा था, एचडीएफसी लैग कर रहा था, कल मूवी चलने लगा है। संदीप जी, एक क्राइटेरिया हमेशा सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा स्टॉक यहाँ से ज्यादा चल सकता है। तो मेरा जो क्राइटेरिया है वो शॉर्ट कवरिंग का क्राइटेरिया है। तो जिन स्टॉक्स में शॉर्ट ज्यादा है वही स्टॉक चलते हुए नजर आएंगे। तो एक्सिस बैंक और एसबीआई, इन दोनों में शॉर्ट्स काफी बने थे और वहां से ही मुझे लग रहा है फ्रेश ट्रिगर आपको आता हुआ नजर आएगा। ऐसे बैंक में उतने शॉर्ट नहीं थे, एचडीएफसी बैंक में भी उतनी शॉर्टिंग पिछले कुछ दिनों में नहीं हुई। पर एसबीआई और एक्सिस बैंक ये दोनों में शॉर्टिंग ज्यादा है। और इवन कोटक बैंक आप ले लें थर्ड में, तो ये 3 स्टॉक्स मुझे लग रहा है एक अग्रेसिव मूव दिखा सकते हैं अगर बैंक निफ्टी को यहाँ से 52,000 जाना है। तो वैसे तो इनका वेटेज कम है पर ये तीनों स्टॉक्स काफी अच्छा कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक, इनमें
शॉर्ट कवरिंग के चलते हो सकता है कि एक्शन बनता हो दिखे, और यही बैंक निफ्टी को ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं, जिस वजह से 52,000 उसके बाद 52,200 तक के जो लेवल्स हैं वो भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम सेक्टोरल रुझान की बात करें तो सर कल हमने देखा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल, एनबीएफसीज, कैपिटल गुड्स हुआ, इसके अलावा निजी बैंक, प्राइवेट बैंक जिसमें आईसीआईसीआई बैंक पार्टिसिपेट कर रहा था, एचडीएफसी पार्टिसिपेट कर रहा था, ये कुछ ऐसे तबके हैं जहाँ पे कल हमने खरीदारी बनती हुई देखी। लेकिन ओवरऑल अगर आप गिरावट की ओर देखेंगे, जिन सेक्टर्स में कमजोरी देखने को मिली उसमें मीडिया था, हालांकि उसमें जी एंटरटेनमेंट का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। इसके अलावा एनर्जी हुआ, तेल गैस हुआ, मेटल हुए, रियल्टी इंडेक्स, इनमें कमजोरी के साथ कल के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी के गेनर्स अगर आप देखेंगे तो एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक ये टॉप गेनर्स में शामिल थे। और अगर हम लूजर्स की बात करें तो उसमें ओएनजीसी, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस जो कि पिछले 6 दिन से लगातार चल रहा था, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, और जेएसडब्ल्यू स्टील ये निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल थे। तो एनबीएफसीज में हम देख रहे हैं कि सर अब एक रोटेशन सा देखने को मिल रहा है। पहले बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व चल रहे थे, जियो फाइनेंशियल भी परसों के सेशन में हमने देखा काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखा था, लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में काफ़ी अच्छा एक्शन बना था। और अब अगर आप देखेंगे जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, जैसे ही बजाज फाइनेंस का आप कह सकते हैं कि प्राइस बैंड आया है, चाहे पीएनबी हाउसिंग देखिए, जीआईसी हाउसिंग, रेपको होम फाइनेंस, इसमें आप आधार हाउसिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। और उसके साथ साथ जियो फाइनेंशियल में जिस तरह से एजीएम में बातचीत आई थी कि अब वो होम लोन का जो कारोबार है उसको भी शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। तो ये दो ट्रिगर हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस में भी ज़बरदस्त एक्शन बनना शुरू हो चुका है। आपने कैसे रीड किया है सर इन दोनों खबरों को, और कोई स्टॉक जो आपको हाउसिंग फाइनेंस से पसंद हो? संदीप जी, मेजर ऑफ द थिंग्स आपने हाईलाइट कर चुके हैं। इवन कल जो हमने शो किया था विपुल जी के साथ, उसमें भी मैंने यही कहा था कि एनबीएफसी अब लाइमलाइट में आएंगे। एनबीएफसी लाइमलाइट में इसीलिए आएंगे क्योंकि रेट कट का माहौल वापस आना शुरू हो चुका है, जो कि बातें ऑलरेडी चल रही है कि अगर एक बार फेड रेट कट करता है तो आरबीआई भी हो सकता है दिवाली के आसपास एक रेट कट का या तो रुझान दे दे या फिर एक इंडिकेशन दे दे कि रेट कट होने वाला है। इसकी वजह से आपको छोटे बैंक्स, इवन एनबीएफसी चलते हुए नजर आ सकते हैं। एक आपने रीजन सही बताया, बजाज हाउसिंग का आईपीओ आना है, उसे वैल्यूएशन मैच करते हुए कुछ स्टॉक्स वापस उसके साथ इंचअप होते हुए नजर आएंगे। इवन स्मॉल फाइनेंस बैंक भी एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। पीएसयू बैंक्स करेक्शन के बाद एक अच्छे रैली दिखा सकता है। इसीलिए एक रुझान हमने कल भी शेयर किया था सभी के साथ, क्लाइंट्स के साथ भी, कि एनबीएफसी और बैंक्स ये दो लीडर हो सकते हैं नेक्स्ट कुछ दिन के लिए। मार्केट हो सकता है कंसोलिडेट करे या फिर मिड कैप स्मॉल कैप में मोमेंटम थोड़ा वियर्ड रहे, पर बैंक्स और एनबीएफसी में मुझे लग रहा है पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। और जहां तक हाउसिंग की बात है, आधार हाउसिंग फाइनेंस डेफिनेटली मुझे लग रहा है वो स्टॉक काफी अच्छे रुझान देने के लिए तैयार है, तो उस पर जरूर नजर रखनी चाहिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का भी स्ट्रक्चर एक शॉर्ट कवरिंग वाला कैंडिडेट नजर आ रहा है, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी मुझे लग रहा है अच्छा करना चाहिए। जियो फाइनेंस की आपने बात की, जियो फाइनेंस वैसे थोड़ा वियर्ड मूव देता है इसलिए उसको सेलेक्ट नहीं किया है, बट टेक्निकली वो भी एक अच्छे ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छे टेक्निकल स्ट्रक्चर के साथ डेली चार्ट पे खड़ा है। ओके, तो सर छोटे बैंक्स की जिनकी आप बात कर रहे हैं, कोई नाम हाईलाइट करना चाहेंगे? संदीप जी, वैसे तो हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं छोटे बैंक, पर एक चार्ट मेरी काफी नजर में था कल भी, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट 81 रुपीज के आसपास है। ये चार्ट जरूर मैंने स्टडी करके रखा है, क्योंकि कोई किसी को भी अगर छोटा बैंक बाई कराना है तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक 81 के आसपास है, मुझे 82 83 के आसपास है। मुझे लग रहा है 90 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो ये बैंक पे जरूर नजर रखें। इवन आरबीएल बैंक, मुझे लग रहा है आरबीएल बैंक में भी एक कंसोलिडेशन का अच्छा नजर आ रहा है 295 के आसपास, तो आरबीएल बैंक भी हो सकता है आपको 305 310 तक के टारगेट दिखा सकता है। पर मेरी पहली प्रेफरेंस फ्रंटलाइन लार्ज कैप एनबीएफसी या फिर बैंक ही रहेंगे। अगर किसी को करना है छोटे बैंक्स में तो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस के बाद स्मॉल फाइनेंस के साथ जाते हैं। ओके, तो रेट कट की तैयारी हो रही है, या तो फिर रेट कट को कोई इंडिकेशन आ जाए दिवाली के आसपास, अगर आरबीआई की ओर से ऐसी खुशखबरी आ जाती है तो फिर जाहिर सी बात है बैंकों से ज़्यादा जो फ्रंटलाइन हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है या फिर जो एनबीएफसी हैं उनमें ज़्यादा मूव देखने को मिल सकता है। और कुछ छोटे बैंक्स हैं, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक हुआ या फिर उसके बाद आरबीएल बैंक, इनमें भी मूव काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा सर हम देखें तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी काफ़ी अच्छी जो तेज़ी है वो बनती हुई दिख रही है। कैपिटल गुड्स में एबीबी काफ़ी स्ट्रांग था, और कंज्यूमर ड्यूरेबल में केन्स एक स्टॉक है जिसमें कुछ खबरें हैं इनके सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर, उसका फ़ायदा दिख रहा था। जॉनसन हिटैची हुआ, पीजी इलेक्ट्रोप्लास, डिक्सन एक दिन की गिरावट के बाद फिर से उभर गया। इसके अलावा वोल्टास, ब्लू स्टार, ये भी कुछ स्टॉक्स हैं जो कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल में तो शायद सर ये जो फेस्टिव सीजन है या फिर जो त्योहारी सीजन शुरू हुआ है उसका भी इम्पैक्ट दिख रहा है। संदीप जी, आपने सही कहा, फेस्टिव सीजन तो अभी दूर है, पर गणेश चतुर्थी के आसपास थोड़ी बहुत खरीदारी जरूर होती है। पर हैवेल्स मुझे लग रहा है इसमें एक मेजर बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि एक
बड़ा आप कह सकते हैं प्रोडक्ट कॉन्ग्लोमरेट है, जिसमें काफी प्रोडक्ट्स वो अपने बनाते हैं। तो हैवेल्स का वैसे स्ट्रक्चर भी अच्छा है और स्टॉक अच्छा भी लग रहा है, 1900 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक हो सकता है अगर यहाँ से मोमेंटम आता है तो 1950 1980 तक के टारगेट दिखा सकता है। अगर आप कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स से ज्यादा मुझे एक स्टॉक जो लार्ज कैप में पसंद आ रहा है वो है L&T। 3690 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। L&T पिछले 6 दिनों से चला नहीं है और स्टॉक परफेक्टली पॉइज्ड है ऊपर जाने के लिए। तो L&T पे एक पोजिशनल कॉल लेके चल सकते हैं। 3630 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें और 3780 से 3800 के पोजिशनल टारगेट रह सकते हैं। अगर आप इसका चार्ट देखते हैं, एक बड़े कंसोलिडेशन के दौर से चल रहा है और 6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद मुझे लग रहा है 1 से 2 दिन में इसमें ब्रेकआउट आ सकता है। चलिए ठीक है, तो 3630 का स्टॉप लॉस है L&T में, 3780 और उसके बाद 3800 तक के जो टारगेट्स हैं वो भी L&T में देखने को मिल सकते हैं। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में हेवल्स एक स्टॉक है जो कि काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन या फिर ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो NSE पर हमने देखा इवनली पॉइज था, तीजरी और मंदड़िए बैलेंस नजर आए। 1290 शेयर चढ़कर बंद हुए, 1237 शेयर गिरकर बंद हुए, तो ऑलमोस्ट 1:1 का एडवांस डिक्लाइन था। तो पलड़ा ऑलमोस्ट बराबर था तेजड़ी और मंदरियों का। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में जो परसों गिरावट थी वो खरीदारी में बदल गई। करीब 150 अंक मिड कैप इंडेक्स ऊपर बंद हुआ और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 300 अंकों से ज़्यादा की मजबूती के साथ ही कल के सेशन में हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी है। तो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में ये सर जो तेज़ी आ रही है कितनी टिकाऊ है? क्योंकि जब भी बाजार गिरता है तो लोग यही बोलते हैं ज़्यादातर एक्सपर्ट्स की चले भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए गिरावट इनमें ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा शार्प देखने को मिलती है। तो ये जो मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेज़ी है, ये आपको टिकाऊ नज़र आ रही है या आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव रहने की ज़रूरत है? संदीप जी, आपने सही क्वेश्चन पूछा और पिछले 7 दिन से हम कंटिन्यूअसली इसी से डील कर रहे हैं कि सभी लोगों के फोन यही आ रहे हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई है, रोज ऑल टाइम हाई जाएगा और हमारे पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहे। देखिए टेक्निकली देखें, अगर आज मार्केट 25,400 के ऊपर क्लोज होता है, अगर कल 25,402 के ऊपर भी क्लोज हो जाता है तो नया ऑल टाइम हाई रहेगा। तो पॉइंट से ज्यादा मुझे लग रहा है निफ्टी के ज्यादा स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पेन था। वो पेन कल थोड़ा रिलीव हुआ है, कल थोड़े स्टॉक्स अच्छे चले थे, उसी वजह से पोर्टफोलियोज में थोड़ा रुझान अच्छा देखने को मिला। पर सभी की कंप्लेंट यही है, मार्केट ऊपर जा रहा है पर स्टॉक्स ऊपर नहीं जा रहे। तो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। अगेन सिलेक्टिव रहना काफी इंपॉर्टेंट है। आपने वो भी बात सही कही कि जिन कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वही कंपनीज को बाय करें, वही कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करें। उनमें करेक्शन आता है तो अगेन ऐड ऑन करके चले, ऐसे कंपनीज को शॉर्टलिस्ट या ऐड न करें जिनके रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। सपोज डिफेंस में देखें तो डिफेंस में HAL के रिजल्ट्स अच्छे थे, BEL के रिजल्ट्स अच्छे थे, इवन आप ओवरऑल देखें तो मैसगांव डॉक के भी रिजल्ट्स अच्छे आए थे। तो अगर डिफेंस में बाई करना है किसी भी स्टॉक को करेक्शन में, ये तीनों स्टॉक्स को लेना चाहिए। ये एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। वैसे ही अगर आप बैंक्स में देखते हैं तो बैंक्स में HDFC बैंक का रिजल्ट ठीक ठाक था, इवन ICICI बैंक का रिजल्ट ठीक ठाक था। तो वैसे स्टॉक्स को बाई करें जिनकी क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जारी रहेगा और वही स्टॉक्स को पिक करें जहां पे रिजल्ट्स अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, तो सर आपने मेरा अगला क्वेश्चन इनफैक्ट प्रीएम्प्ट कर लिया है। मैं सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछने वाला था कि आज के लिए कैसे तैयारी शुरू की जाए, तो डिफेंस शेयरों में हमने कल काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ देखा भी था। HAL को एक बड़ा ऑर्डर लगा है, 26,000 करोड़ रुपए का। इंडियन एयरफोर्स है, उनकी ऑर्डर बुक 1.2 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, जो कि ऑलमोस्ट इनके जो साल के रेवेन्यूज हैं उसके 4 गुना के बराबर है। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी के हिसाब से काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रही है और उसका फ़ायदा तमाम जो डिफेंस स्टॉक्स हैं उनमें देखने को मिला। और अरुण सर हमें बता रहे हैं कि HAL, BEL, मसगांव डॉक, ये 3 स्टॉक्स हैं जिनमें आप खरीदारी करके चल सकते हैं। डिफेंस के अलावा सर कल एक और तबका जो कि काफ़ी एक्टिव था वो है ब्रोकिंग स्टॉक्स का। मेरे को लगता है जब सर लास्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हुई थी तब भी ब्रोकिंग शेयरों की बात हुई थी और इत्तेफाक से कल फिर से हमने देखा है कि जियोजीत फाइनेंशियल हुआ, इस पर तो इनफैक्ट एक समय 20% का ऊपरी सर्किट भी लग गया था। JM फाइनेंशियल, IIFL सिक्योरिटीज़, ICICI सिक्योरिटीज़, काफ़ी एक्टिव स्टॉक्स थे कल के सेशन की जहाँ तक बात है। मुझे याद है सर जब लास्ट टाइम आप जुड़े थे मैंने आपसे सवाल पूछा था, शायद आपने एंजल वन की बात करी थी और एक स्टॉक और बताया था। आप अभी भी उसी दोनों स्टॉक्स के साथ रहना चाहेंगे? संदीप जी, आपने सही कहा, एंजल वन क्योंकि लीडर है तो उसी के साथ तो डेफिनेटली रहेंगे। पर और एक स्टॉक मुझे याद नहीं है, मेरे ख्याल से अगर एक्सचेंजेस में से कहा होगा तो कैम्स का होगा या फिर BSE या CDSL का होगा। मेरे ख्याल से उनमें से कुछ रहना चाहिए। पर एंजल वन के साथ तो डेफिनेटली रहना है। स्ट्रक्चर अच्छा है, 3 दिन से चला नहीं है पर स्टॉक काफी बेहतरीन है और उसका मूवमेंट ऐसा होता है कि जैसे 1 से 2 दिन में वो अपने पूरे गेन्स को कैचअप कर लेता है। सेकेंड स्टॉक जो कि मैंने कल एक चार्ट देखा था JM फाइनेंशियल का, उसका भी चार्ट काफी अच्छा है। अगर आप देखें तो छोटा टिकट साइज का काउंटर है, 118 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। तो अगर कोई रिस्क ले सकता है क्योंकि 9% ऊपर था कल भी, तो वो स्टॉक को भी आप बैठ करके चल सकते हैं।
टेक्निकली टारगेट जो निकल के आ रहे हैं 128 132 तक के टारगेट आ रहे हैं। तो जेएम फाइनेंशियल सेकंड स्टॉक रहेगा। वैसे यूजुअली मैं ब्रोकिंग स्टॉक्स को सेलेक्ट नहीं करता हूं, पर यूजुअली चूंकि अगर मार्केट अच्छा करेगा तो ये स्टॉक्स भी अच्छे करेंगे। तो एंजल वन, जेएम फाइनेंशियल, ये दोनों के चार्ट अच्छे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे कंपनीज अच्छे नहीं, वो भी अच्छे हैं, पर चार्टिकली रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दो स्टॉक मुझे लग रहा है कि ज्यादा ज्यादा अच्छा ट्रेडर्स को अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अच्छा सर, ये केवल इत्तेफाक ही है कि जब आप लास्ट टाइम जुड़े थे तो अब तब हमने ब्रोकिंग शेयर्स की बात करी थी। एक और इत्तेफाक आपके सामने रखता हूँ, मेरे को अगर मैं गलत हूँ तो बताइएगा, अगर सही होंगे तो भी आप अपना उस पर व्यू पॉइंट दीजिएगा। इत्तेफाक ये है सर कि जब जब सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगता है या फिर उनकी पोजीशनिंग वीक होती है, जैसे कल हमने देखा भी कि उनके ऊपर आईसीआईसीआई बैंक के जो एक सैलरी लेने की बातचीत चल रही थी, प्लस जी के जो एसएल ग्रुप समूह के जो चेयरमैन हैं सुभाष चंद्रा जी, उनकी ओर से भी इल्ज़ाम लगाए गए कि इनकी वजह से जी सोनी जो डील है वो टूटी है, करप्शन के चार्जेस भी लगे हैं। और जब जब ऐसा होता है तब तब आप देखिए जो ब्रोकिंग हाउसेस के स्टॉक्स हैं उनमें एक्शन बनता हुआ दिखता है, राइट? संदीप जी, कोइंसिडेंस हो सकता है, पर एक हिस्टोरिकली डेटा मैं जरूर देखता हूँ। जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई मारता है या मार्केट में ऑल टाइम हाई के लेवल्स लगते हैं, ब्रोकिंग कंपनीज और एएमसीज कंपनी, दोनों कंपनीज में मोमेंटम काफी अच्छा रहता है। इनफैक्ट हम इस पे ट्रेड्स भी जरूर देते हैं अपने क्लाइंट को जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई जाता है, या फिर जब भी आप देखें मार्केट जब फ्रेश ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट इन द सेंस जब मोमेंटम काफी अच्छा होता है, या फिर सब जगह से एसआईपी के नंबर्स अच्छे आते रहते हैं, या फिर ऑल टाइम हाई मार्केट मारता है, तो इसी टाइम पे ब्रोकिंग और एएमसी शेयर्स अच्छे चलते हैं। तो वो एक इत्तेफाक जरूर है। अगेन आपने जो लॉजिक बताया वो भी हो सकता है, उस पर मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ, कुछ भी लॉजिक हो सकता है, पर मुझे लग रहा है मार्केट ऑल टाइम हाइस का जो सेंटीमेंट है वो ज्यादा बेटर सेंटीमेंट प्रिवेल कर रहा है, और एएमसी का बिजनेस भी काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, और उसी वजह से उनमें भी अच्छा मोमेंटम है। मेरे ख्याल से दो बड़े ट्रिगर है जिस वजह से ब्रोकिंग कंपनी चल रहे हैं, और थोड़े चले भी नहीं थे मार्केट के साथ, तो एक अंडर वैल्यूएशन भी जरूर था इनका। मैंने सर 2 बार देखा है, अगर तीसरी बार का वेट करूंगा कि शायद अगर तीसरी बार भी कुछ ऐसा हुआ या उस समय भी ऐसा इत्तेफाक देखने को मिला तो ज़रूर आपके साथ दोबारा इस चीज़ को लेकर बातचीत करूंगा। लेकिन लॉजिस्टिक शेयरों में हमने देखा सर कल काफ़ी अच्छा एक्शन बन रहा था। कुछ ऐसे तबके बाजार के या मिड कैप स्मॉल कैप में या फिर ब्रॉडर मार्केट्स में जो कि ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, अब उनमें भी एक्शन बनने लगा है। वीआरएल लॉजिस्टिक्स देखिए कल कितना शार्प अप मूव था, एजिस लॉजिस्टिक्स, सिकल लॉजिस्टिक्स, अल कार्गो, इन सब में हमने देखा है काफ़ी अच्छा एक्शन कल के सेशन में बनता हुआ दिखा है। तो लॉजिस्टिक में कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा हो सर? देखिए संदीप जी, वैसे स्टॉक इस सेक्टर को मैं यूजुअली ट्रैक नहीं करता हूं, पर अगर आप रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें एक स्टॉक मैं जरूर ट्रैक करता हूं, कॉनकोर को, जो कि गवर्नमेंट ओन कंपनी है। ये प्रॉपर लॉजिस्टिक आप कह नहीं सकते, पर पार्ट ऑफ द लॉजिस्टिक सेक्टर है। तो कॉनकोर पे मेरी नजर है, एक बड़े सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, 970 के आसपास। 950 का एक स्ट्रॉन्ग मल्टी वीक सपोर्ट है, तो मुझे लग रहा है यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अगर कोई कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहता है या फिर एक लॉजिस्टिक सेक्टर पे कॉन्ट्रा बेट करना चाहता है तो 950 के स्टॉप लॉस के साथ कॉनकोर को बेट करके चल सकते हैं। ओके, क्या टारगेट होगा ऊपर की ओर सर? 1002 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है, 100 डे मूविंग एवरेज है, तो 1002 और 1018 ये दो टारगेट्स हो सकता है कॉनकोर में आपको आते हुए नजर। चलिए परफेक्ट है। कॉनकोर में कॉन्ट्राबेट जरूर लिया जा सकता है। नॉस्टिक में जिस तरह की तेजी या फिर एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। मिड कैप फार्मा में 1-2 दिन की थकावट के बाद फिर से हम देख रहे हैं कि जो मोमेंटम है वो बनने लगा है। जैसे ही मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स चलने लगे, इनमें भी काफ़ी अच्छा एक्शन बन रहा है। सोलारा एक्टिव, पॉली मेडिक्योर, ग्लैंड फार्मा, सीक्वेंट, सनोफी हुआ, एकम्स ड्रग्स हुआ, आईपीओ के बाद से ही लगातार स्टॉक चलता हुआ नजर आ रहा है। तो मिड कैप फार्मा में सर ये जो एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, कितना और अप मूव आ सकता है इसमें? संदीप जी, डेफिनेटली आ सकता है। मिड कैप फार्मा अभी चले नहीं है, लार्ज कैप फार्मा पहले चला था, मिड कैप फार्मा में मोमेंटम पकड़ रहा है, तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। ग्रैन्यूल्स, पीपीएल फार्मा, सब ग्रैन्यूल्स वैसे अच्छा चल चुका है, पर पीपीएल फार्मा, पिरामिड फार्मा जो है ये भी स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, ये भी मुझे लग रहा है अच्छा रिटर्न दिखा सकता है। सीक्वेंट पे मेरी जरूर नजर थी, सीक्वेंट एक फ्लैग ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, तो अगर शॉर्ट टर्म बेट लेना है तो बेस्ट मुझे लग रहा है सीक्वेंट साइंटिफिक हो सकता है। आई डोंट नो फंडामेंटल्स, मैंने ज्यादा स्टडी नहीं की है, पर टेक्निकली स्टॉक काफी बेहतरीन है, और 178 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। ओके, 178 तक हो सकता है कि सीक्वेंट साइंटिफिक का स्टॉक जाता है वो देखिए। इसके अलावा पीपीएल यानी कि पिरामल फार्मा भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है चार्ट्स पे। अच्छा, मॉनसून के बाद हम देखते हैं कि यूजुअली सीमेंट शेयरों में एक्शन देखने को मिलता है। इस बार तो मॉनसून अभी खत्म हुआ नहीं है, रिट्रीव होना शुरू हुआ नहीं, उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि काफ़ी स्टॉक्स एक्टिव होने लगे हैं। ओरिएंट सीमेंट 2-3 दिन से काफ़ी एक्टिव है, प्रिज्म हुआ, प्रिज्म जॉनसन हुआ, जेके सीमेंट हुआ, सांगी इंडस्ट्रीज़ हुआ, इनमें काफ़ी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो लार्ज कैप कहीं ना कहीं फ्लेवर से मिसिंग है, लेकिन छोटे मझोले जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा एक्शन दिख रहा है सर।
संदीप जी आपने सही कहा, दो स्टॉक प्रिज्म जॉनसन इसमें अच्छा ब्रेकआउट है, 175-77 के आसपास है, क्लियरली क्लियर। कोई बड़ा रेजिस्टेंस नजदीक में नहीं है, 189 192 तक जाने के लिए तैयार है। तो प्रिज्म जॉनसन को जरूर रडार पर रखें। और एक स्टॉक जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, रैमको सीमेंट, ये अभी तक ब्रेकआउट दिया नहीं है, पर ये स्टॉक अच्छे बेस के आसपास है और हमने एज अ डिस्क्लेमर लास्ट कुछ दिनों से स्टॉक काफी लोगों को दिलाया भी है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है 900 तक जाने के लिए तैयार है, 70 रुपए का मोमेंटम आ सकता है। तो रैमको सीमेंट मुझे लग रहा है एक पोजिशनल 15 से 20 दिन का अगर कोई प्ले लेना चाहता है तो रैमको सीमेंट के में लेके चल सकता है। 810 का स्टॉप लॉस लगाए, ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है और 880 से 900 तक के टारगेट उसमें देखने को मिल सकते हैं। सेकंड छोटे टिकट साइज में प्रिज्म जॉनसन, आपने सही कहा, 177 के आसपास है। ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है 188 189 की तरफ जाने के लिए तैयार है। 188 188 से 189 ये ऊपर में टारगेट रहेंगे, जो कि 189 का जो हाई था वो आपको अप्रैल 2024 में लगा था, उसी की तरफ जाने के लिए मुझे लग रहा है स्टॉक तैयार है। ठीक है, तो प्रिज्म जॉनसन और दूसरा नाम है रैमको सीमेंट का, जिसमें 900 रुपये तक के जो लेवल्स हैं उसकी तैयारी होती हुई नज़र आ रही है। सर, इसके अलावा मैंने थोड़ा सा टच किया भी था, ये जो त्योहारी सीज़न की शुरुआत हुई है रक्षाबंधन से, उसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैंने कंज्यूमर ड्यूरेबल में आपसे टच करने की कोशिश करी भी थी। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि रिटेल स्पेस में या फिर कंज्यूमर स्पेस में, बजाज कंज्यूमर काफ़ी एक्टिव था कल के सेशन में। डीमार्ट हुआ, क्योंकि गिफ्ट्स की जो शॉपिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है त्योहारी सीज़न के दौरान। अगर हम देखें तो डीमार्ट हुआ, V2 रिटेल हुआ, ट्रेंट हुआ, शॉपर स्टॉप हुआ। कुछ ऐसे स्टॉक आपको पसंद आ रहे हैं या इनके कुछ चार्ट स्ट्रक्चर अच्छे डेवलप हो रहे हैं? देखिए संदीप जी, वैसे स्टॉक्स काफी बेहतरीन है, पर अगर आप ओवरऑल देखें डीमार्ट का चार्ट थोड़ा आप कह सकते हैं थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है। ट्रेंड का चार्ट भी मुझे लग रहा है थोड़ा साइडवेज है, काफी अच्छा मोमेंटम उसमें आ चुका है। तो मुझे लग रहा है ऐसा कोई बड़ा कोई स्टॉक मेरे रडार पे नहीं है, क्योंकि यूजुअली ट्रेंट, डिक्सन, इवन डीमार्ट, इवन आप कह सकते हैं V2 रिटेल, ऐसे स्टॉक्स ही ज्यादा अच्छे मोमेंटम में नजर आते हैं। इमामी लिमिटेड है, तो पर ऐसा कोई स्टॉक स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा जो अच्छे रिकमेंड कर सकते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए। पर अगर डीमार्ट में करेक्शन आता है, थोड़ा नीचे अगर स्टॉक मिलता है तो वो एक अच्छा बेट हो सकता है। अगर आपको प्योर रिटेल प्ले करना है तो डीमार्ट मुझे लग रहा है करेक्शन में लेके चल सकता है। ओके, तो डीमार्ट को करेक्शन में आप कंसीडर करके चल सकते हैं। वैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न साफ तौर पे नज़र आ रहे हैं। आज के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए सर, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं या पिक्स हैं जो कि आपको लगता है कि अच्छी कमाई करा सकते हैं? संदीप जी, वैसे मैंने ऑलरेडी कहा, अगर दो स्टॉक्स अगर कोई सेक्टर अच्छा करेगा यहाँ से तो मुझे लग रहा है वो है फाइनेंशियल और BFSI, क्योंकि क्लियर कट शिफ्ट हुआ है मोमेंटम निफ्टी से बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल्स की तरफ। तो दोनों स्टॉक अगर बेट करना है तो दो स्टॉक्स फाइनेंशियल फील्ड से रहेंगे। पहला एक्सिस बैंक, ये प्योर शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है, 1188 1190 के पास बाई करें। 1170 का स्टॉप लॉस और 1240 का टारगेट, ये पोजिशनल बेट रहेगा। सेकेंडली REC लिमिटेड, REC PFC दोनों ही चार्ट अच्छे हैं, तो 625 620 के बीच में मिलता है तो REC को बाई करे। 612 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 648 तक मुझे लग रहा है REC जाना चाहिए। तो BFSI, फाइनेंशियल फील्ड, इन दोनों में ही रहे अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाह रहे हैं, वहां पे अच्छा मोमेंटम नजर आओ। तो फाइनेंशियल BFSI स्पेस से ही दोनों स्टॉक्स हैं जो कि बताए गए हैं पोजिशनल कॉल के तौर पे। एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से यहाँ पे आप खरीदारी करते हैं तो 1240 1242 के टारगेट होंगे। फिलहाल 1190 के आसपास है, 1170 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 1190 के आसपास आपको खरीदारी करके चलनी है और REC में आपको 625 के आसपास खरीदारी करनी है। यहाँ टारगेट आ जाएंगे 648 के पोजिशनली और आपको स्टॉप लॉस रखना है 612 रुपये का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में शामिल हुए आप सुबह सुबह, बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोजर सर जाने से पहले? संदीप जी, थैंक यू अगेन। सेकेंडली, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए कहीं ना कहीं क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन किया होगा, कहीं ना कहीं रिकमेंड भी किया होगा और हो सकता है आगे भी करें और क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हो सकता है। पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच और विश यू अ वेरी प्रॉफिटेबल एंड वेरी गुड डे सर। चलिए, तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सुबह 10:30 बजे जुड़ना मत भूलिएगा बीच बाजार में। मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके लिए खास कार्यक्रम लेके आते हैं। ग्लोबल मार्केट्स की खबरें क्या हैं, उसका इंडियन मार्केट्स पे क्या इंपैक्ट होता है, इसके अलावा छोटे मझोले स्टॉक्स पर उनका खास तौर पे फोकस रहता है कि किस तरह का एक्शन वहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, कहाँ खरीदारी करने के मौके अभी भी बन रहे हैं। बीच बाजार में सुबह 10:30 बजे। तो क्या खरीदें क्या बेचें को यहीं पे समेटते हैं। मुझे आप इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी जब निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होगी। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, मुनाफे वाला होगा, खुशियों वाला होगा। इसी उम्मीद के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।